हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेप्लिका वर्ल्ड। आज हम लोग कुछ पढ़ेंगे नहीं पर इम्पॉर्टेंट डिस्कस करेंगे बोर्ड एग्जाम्स के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सीबीएसई ने एक नया नोटिस जारी किया है जो कि 10th और 12th बोर्ड्स के बारे में है। तो न्यूज़ तो आप ऑलरेडी जानते हैं पर हम इस बारे में डिटेल में बात करेंगे और साथ में हम देखेंगे कि हम किस प्लान से आगे अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, जैसे कि आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि न्यूज़ के अकॉर्डिंग जो 10th और 12th के एग्जाम्स होंगे, जैसे कि नॉर्मली वो मार्च और अप्रैल में होते थे, वैसे अब नहीं होंगे। बेसिकली क्या होगा इसके बारे में हम लोग आज बात करते हैं। तो बेसिकली चाहे हम 10th ले लें या 12th ले लें, दोनों में सेम ही सिस्टम फॉलो किया जाएगा बच्चों, जिसमें कि क्या किया जाएगा, टोटल सिलेबस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। तो जो हमारा टोटल सिलेबस होगा उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा और यहाँ पर 2 टर्म्स होंगी। एक होगी हमारी टर्म 1 और दूसरी हमारी होगी बच्चों टर्म 2। तो यहाँ पर टर्म 1 होगी और टर्म 2 होगी, यानी बेसिकली पूरा जो साल होता है हमारा एकेडमिक ईयर होता है उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी सीबीएसई ने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहली जो टर्म होगी बच्चों उसमें 50% सिलेबस आएगा, यानी 50% सिलेबस को कवर किया जाएगा और दूसरी टर्म में भी 50% जो बाकी का बचा हुआ सिलेबस है उसको कवर किया जाएगा बच्चों। तो इस तरीके से यहाँ पे 50% सिलेबस हमारा टर्म 1 में कवर किया जाएगा, जहां पर सिलेबस 50% होगा और जो हमारा एग्जाम होगा फिर 50% सिलेबस का वो हमारा होगा नवंबर से दिसंबर के महीने में। ठीक है, तो एग्जाम का जो टाइम होगा वो नवंबर से दिसंबर के महीने में होगा और जो एग्जाम का टाइप होगा बच्चों, एग्जाम का टाइप होगा एमसीक्यू, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो जो एग्जाम होगा वो एमसीक्यू बेस्ड होगा। बेसिकली एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम जो है वो हमारा 90 मिनट्स का होगा। तो 90 मिनट्स का हमारा एक पेपर होगा हर एक सब्जेक्ट का। जो भी आपके पास सब्जेक्ट है, चाहे आप 10th के स्टूडेंट है या 12th के स्टूडेंट है, उन हर एक सब्जेक्ट का एक एमसीक्यू पेपर होगा नवंबर दिसंबर के टाइम। वो एमसीक्यू बेस्ड पेपर 90 मिनट का होगा और उसमें आपको ओएमआर शीट में अपने आंसर्स को मार्क करना पड़ेगा, जिस तरीके से आप लोग करते हैं। हो सकता है कि आपको ओएमआर का एक्सपीरियंस ना हो, तो ओएमआर शीट किस तरीके से भरते हैं या क्या उसमें बारीकियां होती हैं, इसके बारे में आप कोई भी रैंडम वीडियो जाके यूट्यूब पे देख सकते हैं। वहाँ पे बहुत लोगों ने बताया हुआ है कि एमसीक्यू किस तरीके से भरे जाते हैं, ओएमआर शीट किस तरीके से भरी जाती है, क्या उसकी बारीकियां हैं। और अगर आप लोग कहेंगे तो इस पर मैं भी एक वीडियो बना दूंगी। तो यहाँ पर एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे और ओएमआर शीट में आपको उसको फिलअप करना होगा। उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो है एग्जाम हमारा एमसीक्यू बेस्ड, अब ये हमारे सेंटर्स पर जाकर होगा या हमारे स्कूल में होगा या ऑनलाइन होगा। तो ये जो सब चीज़ें हैं ये सिचुएशन के हिसाब से बच्चों डिसाइड की जाएंगी गवर्नमेंट के द्वारा, यानी सीबीएसई के द्वारा। अगर कंडीशंस नॉर्मल रहती हैं और स्कूल में जाने लायक कंडीशन होती है तो एग्जाम्स डेफिनेटली किसी सेंटर पर ही कराए जाएंगे या फिर स्कूल में कराए जाएंगे। अगर पेंडेमिक की कंडीशन बनी रहती है या कंडीशन और ज़्यादा वर्स्ट हो जाती है, यानी कि और ज़्यादा कंडीशन बेकार हो जाती है, तो फिर ये जो एग्ज़ाम होगा ये हमारा घर से ही बैठ के होगा, यानी बेसिकली ऑनलाइन मोड में ये पेपर लिया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से होगा। अगर हम बात करें टर्म सेकंड की, तो टर्म सेकंड में जो बाकी का बचा हुआ 50% सिलेबस है वो इसमें कवर होगा। इसका जो हमारा एग्जाम होगा बच्चों वो हमारा सब्जेक्टिव एग्जाम होगा। सब्जेक्टिव का मतलब ये है कि जिसमें हम थ्योरी लिखते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव पेपर होगा और सब्जेक्टिव में भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पर और हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे बच्चों। ये जो पेपर होगा ये हमारा, इसका जो टाइम होगा वो होगा हमारा मार्च और अप्रैल। तो मार्च और अप्रैल जो है वहां पे, यानी उस दौरान ये पेपर हो सकते हैं। तो मार्च और अप्रैल के दौरान ये पेपर होंगे जिसमें कि 50% सिलेबस आएगा, जो कि हमारा सब्जेक्टिव होगा। ऑब्वियसली बात है, सब्जेक्टिव पेपर होगा तो ये सेंटर्स पे ही कराने की कोशिश की जाएगी।
अब ये तो बात आती है कि अगर सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग चलता है और कंडीशन सही रहती है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि या तो स्कूल में होगा या हमारा सेंटर में होगा। ठीक है, अब या तो स्कूल में होगा या हमारे ये सेंटर पर होगा। अब बात आती है कि अगर कंडीशन नॉर्मल है तो ये भी स्कूल या सेंटर पर होगा, ये भी स्कूल या फिर सेंटर में होगा। ज़्यादातर सेंटर पर ही है कि ये सेंटर पर हमारा होगा। अब बात आती है कि अगर कंडीशन नॉर्मल नहीं रहती है, यानी हमारे अकॉर्डिंग कंडीशन नहीं चलती है और पेंडेमिक ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके आसार लग रहे हैं कि बढ़ सकता है, तो अगर पेंडेमिक बढ़ जाता है और कंडीशन ऐसी नहीं रहती है कि बच्चों को स्कूल बुलाया जा सके, तो उस दौरान क्या होगा? अगर इस दौरान वो कंडीशन रहती है, ठीक है, देखो ये जो सिचुएशन है पेंडेमिक की, ठीक है, इसमें कई सिचुएशंस हो सकते हैं, यानी कई फैसले लिए जा सकते हैं। बेसिकली होगा क्या, अगर टर्म 1 के दौरान पेंडेमिक हो जाता है और ये जो हमारा पेपर है ये स्कूल या सेंटर पर आकर नहीं हो सकता है, तब क्या होगा? तो अगर स्कूल या सेंटर पर ये पेपर नहीं हो पाएगा पेंडेमिक की वजह से टर्म 1 का, तो ये जो पेपर होंगे ये घर पर ही होंगे, यानी ऑनलाइन मोड होंगे। बच्चा घर पर ही बैठकर ये पेपर दे सकता है। अब इस केस में बच्चों देखो, पेपर तो एमसीक्यू बेस्ड ही रहेगा जैसे कि पहले हो रहा था, और टाइम भी 90 मिनट्स ही रहेगा, पर जो ये हमारा नंबर इसके होंगे इनका वेटेज कम हो जाएगा। ठीक है, इनका वेटेज कम हो जाएगा। पहले अगर ये नॉर्मल स्कूल में जाके होते तो इनका वेटेज हमारा लगभग, हम मान सकते हैं, अभी तो क्लियर नहीं है, पर वैसे 50% होगा, हम ऐसा मान रहे हैं, क्योंकि 50% सिलेबस है तो 50% ही इनका वेटेज होगा। तो अगर ये नॉर्मल मोड में स्कूल या सेंटर पे होते हैं तो इसका जो वेटेज होगा वो 50% होगा, और 50% वेटेज हमारा टर्म 2 का होगा। पर अगर ये ऑनलाइन मोड पे दिलवाने पड़े स्कूल को, यानी सरकार को, सीबीएसई को अगर ये ऑनलाइन करवाने पड़े, तो इनका वेटेज कम हो जाएगा और वो वेटेज इधर शिफ्ट हो जाएगा। हो सकता है इसको 30% कर दिया जाए और इसको हमारा 70% कर दिया जाए, तो इस तरीके से इसका वेटेज कम हो जाएगा। उसके बाद इसका वेटेज कम हो जाएगा और इसका फिर जो इसका बचा हुआ वेटेज था वो इसमें ऐड हो जाएगा, से 30% इसमें ऐड हो गया, तो ये 70% हो गया। तो फिर अब इसमें क्या होगा, अगर ये नॉर्मली हो जाता है तो फिर ये नॉर्मली हो जाएगा स्कूल या सेंटर पर, और फिर इन दोनों के मार्क्स को जोड़ के रिजल्ट आपको दे दिया जाएगा, चाहे 10th के स्टूडेंट्स हो या 12th के। अब बात आती है कि मान लो ये वाला जो हमारा फर्स्ट टर्म था ये नॉर्मल हो जाता है, ठीक है, नवंबर और दिसंबर तक कंडीशन नहीं बिगड़ती है, और ये वाली जो टर्म है ये नॉर्मल हो जाती है स्कूल पर ही, तो इसका वेटेज हमारा 50% रहेगा। ठीक है, और ये वाला जो है इस टाइम तक आते आते कंडीशन बिगड़ जाती है और एग्जाम स्कूल में बुला के नहीं हो पाते हैं, तो फिर क्या होगा? तो फिर होगा ये बच्चों कि ये जो पेपर है ये सब्जेक्टिव ना होके एमसीक्यू बेस्ड होगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन होती है, अगर स्पेशल केस आता है, तो ये वाला जो एग्जाम होगा ये भी क्या होगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा, और ये भी हमारा 90 मिनट्स का होगा। अगर पेंडेमिक की कंडीशन आ जाती है तो ये पेपर भी जो होगा टर्म 2 का ये एमसीक्यू बेस्ड होगा और 90 मिनट्स का होगा बच्चों। ठीक है, इस तरीके से होगा, और इसमें यहाँ पर हो सकता है कि ये हमारा ऑनलाइन मोड में हो जाए अगर स्कूल में हम लोग नहीं जा पाएंगे तो। एक कंडीशन बच्चों और हो सकती है कि कंडीशन बिगड़ जाए और सीबीएसई डिसाइड करे कि ये जो पेपर है ये होगा ही नहीं और इसके बेसिस पर ही असेसमेंट होगा। ऐसा भी हो सकता है कि टर्म 2 का पेपर हो ही नहीं और टर्म 1 के बेसिस पर असेसमेंट हो। तो अब टर्म 1 के बेसिस पर असेसमेंट किस तरीके से हो सकता है, टर्म 1 के जो जितना वेटेज है उतना होगा, बाकी जो भी प्रोजेक्ट्स आपको दिए जाएंगे, जो भी प्रैक्टिकल्स आपको दिए जाएंगे, वो इंटरनल असेसमेंट और टर्म 1 को मिलाकर रिजल्ट बनाया जाए, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि टर्म 1 और टर्म 2 को मिलाकर प्लस जो हमारा इंटरनल असेसमेंट है, प्रोजेक्ट हो गए, आपके प्रैक्टिकल हो गए, उनको मिलाकर जो है आपका रिजल्ट बनाया जाए। तो इस तरीके से कुछ ये सब चीजें सीबीएसई ने बोली हैं। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज सीबीएसई ने जो बोली है वो ये कि सिलेबस जो है उसको भी रिड्यूस करने की तैयारी की जा रही है, यानी सिलेबस को भी वो कम करने की तैयारी कर रहे हैं। तो आप ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ यूनिट्स या किसी यूनिट में से थोड़ी थोड़ी चीजें जो हैं वो कट जाएं सिलेबस में से, तो आप ये उम्मीद भी कर सकते हैं बच्चों। तो इस तरीके से ये पूरा सिनेरियो हो जाता है बेसिकली कि किस तरीके से बोर्ड एग्जाम्स में आपको नंबर दिए जाएंगे। अब बात आती है कि अगर पेंडेमिक नहीं होता है, बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, तो क्या फिर भी फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का चक्कर रखा जाएगा
क्या फिर भी ये चीज़ें फॉलो की जाएंगी? तो बच्चों फॉलो की जाएंगी, क्योंकि जब सीबीएसई ने बोल दिया है, नोटिस निकाल दिया कि फॉलो की जाएंगी तो की जाएंगी। और जब तक उनका नया नोटिस नहीं आता है तब तक तो हम वैसे भी अभी कुछ कह नहीं सकते, पर उन्होंने ऐसा बोला है कि कंडीशन कोई भी रहे, पर फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म की कंडीशन, मतलब जो ये हमारा सिस्टम है, ये इस साल तो कम से कम फॉलो किया जाएगा, यानी इस बैच में फॉलो किया ही जाएगा। और पेंडेमिक होगा उस अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि किस तरीके से इसमें चेंजेस किए जाएंगे बच्चों। तो इस तरीके से ये तो हमारा सिस्टम हो जाता है कि सीबीएसई ने क्या चीज़ हमें बोली है। अब बात ये आती है कि बच्चों इसमें पढ़ा कैसे जाए फिर, क्योंकि हमारा फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म में 50-50% सिलेबस आएगा, तो इसमें पढ़े कैसे। तो अब बच्चे बहुत खुश हैं इस बात को देखकर कि 50% का पढ़ लेंगे उसका पेपर हो जाएगा, फिर बाकी का 50% बाद में पढ़ लेंगे उसका पेपर हो जाएगा। तो ये तो बड़ा आसान हो गया, क्योंकि पिछले साल क्या हुआ था कि बच्चों को इतना ज़्यादा पढ़ाया जा रहा था ऑनलाइन में, वो पढ़ भी नहीं पा रहे थे अच्छी तरीके से और एग्जाम भी हो रहे थे, तो इसलिए उनको बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो अब उनको लग रहा है कि 50% हो जाएगा तो चलो अच्छा हो जाएगा, पहले 50 का पढ़ के दे देंगे, फिर बाकी का 50 पढ़ लेंगे। तो बच्चों ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि पहले आप 50% पढ़ लें, उसका एग्जाम दे दें, फिर टेंशन 50% के लिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, आप पछताएंगे। क्योंकि बच्चों आप टाइम देखो कि आपके पास कितना है। अगर हम बात करें टाइम की बच्चों कि आपके पास कितना टाइम है, ठीक है, हम बेसिकली एनालिसिस करते हैं कि आपके पास टाइम कितना है और आपका सिलेबस कितना है, ठीक है। जब हम टाइम और सिलेबस को देखेंगे तो हम खुद समझ पाएंगे कि हमें क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, कैसे हम लोग पढ़ सकते हैं। तो बच्चों हमारे पास टाइम कितना है, हम अगर टाइम लगाएं तो अभी हमारा जुलाई चल रहा है, ठीक है। वैसे तो जुलाई जा ही चुका है ऑलमोस्ट, पर फिर भी आप लोग पहले से ही पढ़ रहे होंगे, तो जुलाई हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास जुलाई से स्टार्ट है ये सेशन। तो हमारे पास जुलाई हो जाता है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, एंड अप्रैल। ओके, तो सीबीएसई के अकॉर्डिंग पहला वो जो एग्जाम लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं नवंबर और दिसंबर में, और दूसरा जो वो एग्जाम लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं मार्च और अप्रैल में बच्चों। और सीबीएसई अगर अपनी गाइडलाइंस पर स्टिक रहती है, ठीक है, अपनी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चलती है, जो कि वो चलेगी, ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग आप खुद देखिए, पहले टर्म के एग्जाम होने में बच्चों आपके पास 4 मंथ्स है, यानी कि 4 महीने हैं, और इन एग्जाम्स के होने के बाद आपके पास सिर्फ 2 महीने हैं, यानी 2 मंथ्स है हमारे पास, और फिर मार्च अप्रैल में तो हमारे पेपर हो ही जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर सिलेबस कवर करने के लिए आपके पास 4 महीने हैं, और यहाँ पर सिलेबस कवर करने के लिए आपके पास सिर्फ 2 महीने हैं। ये पेपर जो होगा ये एमसीक्यू बेस्ड होगा, और अगर ये घर से देना पड़ा तो फिर और भी हम बोल सकते हैं कि आसान हो सकती है ये चीज़, ठीक है। पर वो भी आप बात छोड़ दीजिए, अगर हम नॉर्मली भी लेकर स्कूल या सेंटर पे जाके भी देना पड़े तो ये वाला पेपर जो है हमारा एमसीक्यू बेस्ड होगा, ठीक है। और ये वाला जो हमारा पेपर होगा बच्चों ये हमारा सब्जेक्टिव होगा, ठीक है, ये हमारा सब्जेक्टिव होगा। आप माने या ना माने, एमसीक्यू बेस्ड पेपर जो होता है वो इजी होता है बच्चों, इजी होता है, और एक तरीके से डिफिकल्ट भी हम लोग बोल सकते हैं, पर डिफिकल्ट से ज़्यादा वो इजी होता है। डिफिकल्ट इसलिए कि हम उसमें कुछ ऐसे थ्योरी नहीं लिख के आ सकते जिससे कि हमको नंबर मिल जाए, अगर सही होगा तो नंबर मिलेगा और नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। पर फिर भी एमसीक्यू बेस्ड में आप कुछ चीज़ें स्किप कर सकते हैं, है ना, और उस हिसाब से एमसीक्यू के हिसाब से पढ़ाई कर सकते हैं। पर सब्जेक्टिव में आप कुछ छोड़ नहीं सकते, आपको सब चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी बच्चों। तो इसीलिए जो पहले टर्म से पहले हमें टाइम मिल रहा है वो 4 महीने मिल रहा है, और अगर आप पहले से पढ़ रहे होंगे तो हो सकता है कि आपके पास ज़्यादा टाइम हो। तो 4 महीने बच्चों हमारे पास है फर्स्ट टर्म के एग्जाम के लिए, और दूसरे के लिए हमारे पास सिर्फ 2 ही महीने। तो अगर बच्चों आप मान लीजिए सीबीएसई थोड़ा बहुत कोर्स कट भी करती है, और आपके पास अगर मान लीजिए 16 चैप्टर्स हैं किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, तो अगर सीबीएसई उनको काट के मान लीजिए 14 चैप्टर्स कर देती है, या से 12 चैप्टर्स भी अगर वो कर देती है, ठीक है, मान लीजिए सीबीएसई ने 12 चैप्टर्स भी कर दिए, तो आप लोग क्या सोच रहे हैं कि हम 6 चैप्टर्स यहाँ कर लेंगे, यानी 6 चैप्टर्स हम यहाँ कर लेंगे और 6 चैप्टर्स यहाँ कर लेंगे। आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप 6 चैप्टर 4 महीने में करेंगे तो फिर अगली बार क्या आपको वैसी आदत रहेगी कि आप 6 चैप्टर को सिर्फ 2 महीने में निपटा लें, इंक्लूडिंग द रिविजन ऑल्सो एंड इंक्लूडिंग द मॉक ऑल्सो, क्योंकि आप रिविजन भी करेंगे, आप कुछ पेपर्स भी देखेंगे कि पिछले साल के पेपर कैसे आए थे, यानी मॉक टेस्ट भी थोड़े से देंगे आप,
ठीक है, तो क्या आप ये चीज पूरी 2 महीने में कर सकते हैं, और जबकि आपको पता है कि सब्जेक्टिव पेपर होगा। तो बच्चों ये बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। जैसा हम लोग सोच रहे थे कि 50% है अगर सिलेबस, तो हम लोग 50% पहले करके उनके पेपर दे देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज सही होगी, ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल गलत होगी। तो मेरा मानना ये है कि क्यों ना हम 12 चैप्टर्स अगर हमारे आ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो क्यों ना हम इस वाले टर्म में 6 चैप्टर की जगह हम 8 चैप्टर कर ले या 9 चैप्टर कर ले। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हम बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। क्यों ना हम 6 चैप्टर्स की जगह इस दौरान 4 महीने में 9 चैप्टर्स करने की अपनी कोशिश करें। क्योंकि जब नॉर्मल हमारे सेशन होते थे तब भी तो हम कोशिश करते थे ना कि नवंबर दिसंबर तक हमारा कोर्स पूरा हो जाए, क्योंकि फिर हमारे प्री बोर्ड चलते थे। तो ऐसा हम करते थे ना, जब हम पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश कर सकते हैं, तो क्या हम 9 चैप्टर नहीं कर सकते टोटल में से? हम कोशिश करें कि सेकेंड टर्म के लिए हमारे पास 3 या 4 चैप्टर ही बस बचे। अगर हम 12 चैप्टर मान के चल रहे हैं टोटल, तो मतलब ये मैंने एक एस्टिमेट लगाया कि क्यों ना हम क्या करें, 70% तक कोर्स यहाँ करने की कोशिश करें और यहाँ के लिए सिर्फ 30% रहने दें बच्चों। क्योंकि एक ये चीज़ भी होती है, जब हम लोग स्टार्ट करते हैं किस चीज़ को, तो हमारे अंदर ज़्यादा एनर्जी होती है और हम थोड़े रिलैक्स होते हैं, तो उस दौरान हम लोग शायद अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, और इस टाइम हमारे ऊपर स्ट्रेस हो सकता है। और फिर पेंडेमिक कंडीशन कब बढ़ जाए, कब क्या हो जाए, हमें कुछ नहीं पता। तो इसलिए हमें अच्छी तरीके से तैयारी करने की ज़रूरत है। तो मेरी एडवाइस यही है कि आप इस दौरान ज़्यादा सिलेबस कवर करने की कोशिश करें और इस दौरान कम सिलेबस करने की कोशिश करें। मतलब जो भी बाकी सिलेबस बचता है वो फिर आप इस दौरान करें। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है बच्चों की, जो भी आप चैप्टर करते हैं फर्स्ट टर्म के लिए, जो भी आप चैप्टर पढ़ते हैं उसके साथ के साथ आपको MCQ बेस्ड क्वेश्चन करते चलने हैं। इससे क्या होगा, एक तो चैप्टर को आपको सही समझ में आया नहीं आया चैप्टर, वो आपको समझ में आ जाएगा कि आप चैप्टर तक पहुंच पाए या नहीं पहुंच पाए अच्छी तरीके से। और दूसरी चीज़, आपके साथ साथ में प्रैक्टिस होती रहेगी। ठीक है, तो आपको ज़रूर कर लेना है। जो भी सोर्स आपको मिलती है, अगर कोई टीचर आपको मिलता है ऑफलाइन, अगर ऑनलाइन आपको वीडियोस मिलती हैं, तो वहाँ से आप लोग लगातार इन चीज़ों को करते रहें, MCQ क्वेश्चंस करते रहें। अब मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं MCQ सीरीज़ निकालूँ आप लोगों के लिए। हर एक चैप्टर में जितने भी MCQs हो सकते हैं वो मैं आपके लिए लेकर आऊँ। तो ये मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं MCQ बेस्ड क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊँ। अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं तो भी, और अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं तो भी, साइंस के जो भी MCQs है मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। तो MCQs हम लोग कर लेंगे, पर आपको सिलेबस कवर करते रहना है साथ साथ में। और सिलेबस में आपको एक बात ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, कि MCQ बेस्ड पेपर होता है, तो MCQ बेस्ड की जो हम पढ़ाई करते हैं वो थोड़ी अलग तरीके से करते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, अगर हम बायो की ही बात करें तो हमें पर्टिकुलरली जो डायग्राम्स हैं वो जाके बनाने नहीं है, सजाने नहीं है, बट फिर भी डायग्राम्स हमें पता होने चाहिए। हो सकता है कि MCQ बेस्ड में लेबल करने के लिए आ जाए डायग्राम, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे स्किप कुछ नहीं करना है, हर टॉपिक को पढ़ते चलना है, पर थोड़े डिफरेंट आइडिया के साथ उसको पढ़ना है। तो अब MCQ बेस्ड के लिए हम लोग पढ़ाई कैसे कर सकते हैं, ये हम किसी और दिन बात करेंगे। ठीक है, मैं ज़रूर इस चीज़ पर डिस्कशन करूंगी कि कैसे हम लोग MCQ बेस्ड के लिए पढ़ाई कर सकते हैं बच्चों। तो आज के लिए हम लोग इस डिस्कशन को यहीं ख़त्म करते हैं, और सिर्फ इतना आप लोगों को ध्यान रखना है कि हमें सिलेबस कम से कम फर्स्ट टर्म से पहले लगभग 70% अपना कंप्लीट कर लेना है विद दी MCQ बेस्ड क्वेश्चंस का प्रैक्टिस एंड ओवरऑल जो भी आपका यहाँ पर तैयारी होगी फर्स्ट टर्म के लिए। ठीक है, और साथ साथ में सेकेंड टर्म के 2-3 चैप्टर्स भी आपको स्टार्ट कर देने हैं बच्चों। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप 12th क्लास के लिए, 11th के लिए कुछ भी पढ़ना चाहते हैं तो बहुत सारी वीडियोस इस चैनल पर हैं, आप जाकर ज़रूर देखें और रेप्लिका वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर करें।